हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। जैसा कि हमने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं यूपीएससी सीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार से, तो हम आज चलेंगे लेक्चर नंबर 13 पे। जो आज हम पढ़ेंगे सहकारी संघवाद, क्योंकि उससे पिछले क्लास में हमने संघीय व्यवस्था ख़त्म कर दी थी। संघीय प्रणाली का 2 क्लास में हम ख़त्म किए थे, 2 या 3 क्लास होगा, देख लीजिएगा। और आज हम चलेंगे, इसी के नेक्स्ट क्लास है, 13 नंबर क्लास रहेगा, जिसका नाम है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर आप लोग इससे प्रीवियस जो क्लास हुई है, प्रीवियस क्लास जैसे कि 1 से लेकर 12 तक की क्लास जो है, लेक्चर 12 तक की क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि हम एकदम संपूर्ण यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार से जितने भी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किए हैं। तो उसी के हम क्रम बाय क्रम चल रहे हैं लेक्चर नंबर 13 पे। तो आप लोग प्लीज़ अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा अच्छे से, फिर आप आगे भी ये भी देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलते हैं। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने लाइक नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग की लाइक से क्या होगा कि हमारा जो चैनल रीच करेगा, जितना जल्दी रीच करेगा उतना जल्दी हम अलग अलग सब्जेक्ट लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग के ही व्यू से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हम चलते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा या फिर आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज है सहकारी संघवाद, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, हम आपको बताए थे पिछले संघीय व्यवस्था में, क्या बताए थे कि राज्य जो संघ से मिलके, राज्यों से मिलकर संघ बना है। तो उसी में अब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि सहकारी संघवाद में क्या होता है कि एक दूसरे जो है क्या है, सब कोई मिलजुल के सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे, देश चलाने के बाद जनता के जो भी नीड होगा उसको पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम कैसे देखें, कितने प्रावधान है, 3 प्रावधान देखा जाता है। तो 3 प्रावधान कौन कौन है? सबसे पहले एक है संवैधानिक प्रावधान। क्या है? संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। दूसरा बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ, नंबर 1। दूसरा है गैर संवैधानिक प्रावधान। गैर संवैधानिक प्रावधान। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं असंवैधानिक प्रावधान। असंवैधानिक प्रावधान। जब हम मूलभूत संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 2 होगा पॉलिटी का, उसमें हम बताए थे कि तीनों क्या क्या है। क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है इसको लागू किया था पूरे देश लेवल पे, पूरा देश में चलता है। इसमें कोई भी इसको हटा नहीं सकता, हटाने के लिए संसद संशोधन करेगा। लेकिन गैर संवैधानिक क्या है, ये देश में लागू है लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है, और ना ही संविधान के विरुद्ध भी है। ये संविधान के सेम अपने संविधान के लेके चलता है, ये संविधान के विरुद्ध नहीं है लेकिन अपना चलता है, लेकिन असंवैधानिक है जो संविधान के विरुद्ध है, और ये जो है सो लागू नहीं किया जा सकता है। समझे? तो हम चलिए चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो देखिए ऐसे प्रावधान जो संविधान में लिखे गए हैं, जो संविधान में वर्णित किया गया है, ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें लागू किया जा सकता है। इन्हें लागू किया जा सकता है।
जैसे कि हम बात करें तो यूपीएससी सेंट्रल लेवल का आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे ही है सीएजी, क्या है, जो कि ये क्या करते हैं, दोनों को लेखा जोखा करते हैं, दोनों राज्य का भी और केंद्र का भी। ये सब क्या है, संविधान में वर्णित किया गया है आदि। बाकी और भी है, आर्टिकल्स पे हम आएंगे एक एक करके अनुच्छेद पे, बाकी हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो संविधान में लागू है, जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान में लागू किया जाता है, या फिर इसे पूरा देश में संपूर्ण तरीका से लागू किया जाता है। ठीक है। अब एक है जो गैर संवैधानिक, ये क्या है, ये देखिए, जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, नहीं लिखे गए, और ना ही ये संविधान का विरुद्ध है, और ना ही, और संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, विरुद्ध नहीं है। तो इसे क्या है, इन्हें भी लागू किया जा सकता है, इन्हें भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के विरुद्ध नहीं है तो लागू तो किया जा सकता है। इन्हें लागू किया जा सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, तो देखिए, एक होते हैं जो कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा, कानून द्वारा निर्मित किया जाता है। आपको पता होगा कानून कौन निर्मित करते हैं, विधायिका। और दूसरा क्या है, दूसरा है जो सरकारी आदेशों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कार्यपालिका निर्णय, जो कार्यपालिका है नियम बनाते हैं। कार्यपालिका की भी पावर है नियम बनाने के लिए, क्योंकि जो संविधान बन गया उन्हें लागू करेगा, तो लागू करने के लिए कुछ नियम बना सकता है, तो भी यही है। तो ये क्या हो जाएगा, सरकारी आदेशों द्वारा निर्मित। तो दो तरह के हो गए दोस्तों, बारिश आने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर हम असंवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो इन्हें सीधा सीधा ये संविधान के विरुद्ध है, और संविधान के जो भी चीज़ विरुद्ध है उसे लागू नहीं किया सकता है, समझे। और ये संविधान में वर्णित भी नहीं है। तो ये क्या लिखते हैं, यह संविधान में वर्णित नहीं है, यह संविधान के विरुद्ध है, यह संविधान के विरुद्ध है। और भारत का बात कर रहे हैं, भारत में जो भी संविधान का विरुद्ध है, क्योंकि हमारा भारत संविधान का सर्वोच्चता है, यानी कि देश में संविधान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसीलिए संविधान में जो भी विरुद्ध है उसे क्या किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल में भी आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही थी, तो उसमें क्या, उसे क्या बोल दिया गया, अमान्य, यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, अब कोई भी किसी भी पार्टी को बॉन्ड पे नहीं दे सकता है चंदा वंदा। तो ये क्या हो गया, संविधान के विरुद्ध है तथा अमान्य है, अमान्य है, इसे लागू नहीं किया सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
तो आज आप लोग को पता चल गया होगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, जो संविधान में वर्णित है। गैर संवैधानिक प्रावधान जो संविधान में वर्णित तो नहीं है लेकिन इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि संविधान का विरुद्ध नहीं है। लेकिन असंवैधानिक जो संविधान का विरुद्ध है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर इसी का सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, तो इसलिए आप लोग तो लिख दिया हूँ। बाकी ये हिंदी का क्लास है, हिंदी माध्यम से, और हिंदी प्योर हिंदी माध्यम में क्लास होगी। थोड़ा बहुत हम टेक्निकल शब्द जो है इंग्लिश में लिख देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कानून द्वारा जो निर्मित किया जाता है, जो सरकारी आदेश द्वारा, ये क्या क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो कानून द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें शाब्दिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी। शाब्दिक प्रावधान कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे क्या क्या जो है सो, जैसे क्या क्या कानून द्वारा निर्मित हुआ है, तो हम बात करेंगे NHRC। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल, लिख देते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग से लिख लीजिए। एक हो गया। दूसरा भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं CVC, इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केंद्रीय सत्ताकारिता, केंद्रीय सत्ताकारिता, केंद्रीय सत्ताकारिता आयोग। दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। चलिए ये हो गया। तो ये क्या होगा, जो संविधान में जो कानून द्वारा निर्मित किया गया उन्हें क्या बोलते हैं, शाब्दिक याद कर लीजिएगा, शाब्दिक प्रावधान। लेकिन जो सरकारी आदेशों द्वारा निर्मित हुआ है उसको बोलते हैं जो सरकारी आदेशों द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें कार्यकारी या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव कहते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग जो है सो 2015 में बना है। लेकिन इससे पहले इसका नाम था, इससे पहले योजना आयोग नाम था, योजना आयोग 1950 में बना था ये।
इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। समझे। चलिए दोस्तों, तो हमने आज क्या किए हैं, सहकारी मतलब देखा जाए तो संवैधानिक सहकारी संघवाद में 3 प्रावधान हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। सरकार अगर कोई गैर संवैधानिक बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये संविधान का विरुद्ध है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सहकारी संघवाद। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि ऐसा प्रणाली जहां केंद्र और राज्य, केंद्र यानी कि राष्ट्रीय सरकार, केंद्र और राज्य मतलब क्षेत्रीय सरकार बोलते हैं, केंद्र और राज्य परस्पर मिलजुल कर, यानी कि मिलजुल कर क्या, सहयोग के साथ कार्य करते हैं। तो ऐसी प्रणाली जहां केंद्र एवं राज्य परस्पर मिलजुल कर सहयोग के साथ कार्य करते हैं। देखिए, हम लोग अगर सरकार को पढ़े ना, तो सरकार के छोटा सा रूप हम अपने घर में दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे अपने भारत की सरकार की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो देखिए सरकार कौन होता है, पावरफुल सरकार, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति है और ये क्या है, प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो मान लीजिए राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति एक वास्तविक वास्तविक प्रमुख तो कह सकते हैं, लेकिन वो राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख नहीं है। वो संविधान का प्रमुख होता है, इनके सभी निर्णय उनके राष्ट्रपति के अनुसार ही लिया जाएगा। लेकिन पावरफुल कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। घर में बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मम्मी पापा की बात करते हैं। पापा जी क्या करते हैं, बाहर के जितने भी डिसीजन होते हैं वही लेते हैं, लेकिन घर में जो डिसीजन होते हैं वो कौन, उनसे किनसे पूछा जाता है, माता जी से। तो वैसे ही राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से क्या होता है, कोई भी डिसीजन हमारे मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो सब मतलब बैठ के निर्णय लेते हैं, तब जाकर कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल के निर्णय क्या करते हैं, सहयोग किसको देते हैं, राष्ट्रपति को सहयोग देते हैं। तो संघवाद में क्या होता है, संघवाद में तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो भाई है, तो दो भाई में क्या होता है कि आपस में बैठ के, आपस में दोनों मिल के काम करे तो घर चलाए, तो क्या ये भी क्या है, सहयोग है। तो बस वही घर में क्या है, दोनों मिल के चलाते हैं, दोनों अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, दोनों तो फिर अलग अलग अपना संप्रभुता बना लिए। तो देखिए एक तो क्या, राज्य यानी कि जो हमारे प्रांत है, बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, सॉरी, ऐसे ही हैं। और केंद्र यानी कि सेंट्रल सरकार है। ये सब क्या आपस में कोई भी काम करेंगे तो बिना राज्य से सहयोग, कोई भी काम मतलब नहीं, जो भी महत्वपूर्ण काम होगा वो राज्य से सहयोग लेकर ही करेंगे, तो कार्य करते हैं। इनका 2 लक्षण है, क्या है, इनका लक्षण 2 है। कौन कौन है, जो हम बता चुके हैं आपको अभी। सहकारी संघवाद के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन है देखेंगे अभी हम। दूसरा है सहकारी संघवाद के गैर संवैधानिक प्रावधान। इससे पहले आप बोलिएगा ये भी तो पढ़ाए थे, तो वो एक मोटा मोटी बता देते, बाकी हम यहाँ चल रहे हैं। देखिए
इसमें अगर हम बात करेंगे कौन कौन है, तो अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 हो गया। वैसे ही अनुच्छेद दो लिखते हैं, अनुच्छेद 258 हो गया। वैसे ही अनुच्छेद 258 क्रॉस ए हो गया। अनुच्छेद 262 हो गया। अनुच्छेद आर्टिकल 263 हो गया। अनुच्छेद 280 हो गया तथा अनुच्छेद 290। ये सब क्या है, संवैधानिक प्रावधान दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ संघवाद है। बाकी हम एक एक करके बताएंगे, इसमें पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक आर्टिकल को हम बताएंगे। और इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो नीति आयोग जो ऊपर बताए हैं आपको, नीति आयोग, और क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, और क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हो जाएगा। और देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगा, मुख्यमंत्री के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करेगा, इनकी अध्यक्षता करेगा पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, संघवाद है। और क्या कर सकते हैं, जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव करते हैं कि जितने भी सचिव, कौन सरकार केंद्र के सचिव होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। अब हम देखते हैं इधर, देखिए राज्य में पुनर्गठन परिषद है, तो कितने हैं, देखिए अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 परिषद है। 6 परिषद किसमें है, राज्य में है, अलग अलग बनाया गया है। तो देखिए ये है उत्तरी, नॉर्थ में, ये साउथ में, ये वेस्ट में, और ये ईस्ट में, और एक मध्य, और एक जो है सो नॉर्थ ईस्ट, ये है। यानी कि कितने हैं, 6। 6 में कौन कौन है बता दिए आपको। बाकी अगर आपको ही अगर 6 का नाम लिख देते हैं, क्षेत्रीय परिषद का है, ये कौन है, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में हम लिख देते हैं आपको, क्षेत्रीय परिषद में इसका इंग्लिश में बोलते हैं जोनल काउंसिल, में 6 है। 6 में कौन कौन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सीधा, देखिए जहाँ जहाँ लिखा क्षेत्र है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, पश्चिमी, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ये क्या है, उत्तरी, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ये क्या है, पूर्वी, तो ये क्या है, पूर्व, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको बता देते हैं। ये क्या है, दक्षिणी, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। एक है ये केंद्र, ये इसको बोलते हैं केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। और एक लास्ट है इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर
क्षेत्रीय परिषद। यानी कि देखा जाए तो भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है, अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4, ये 5 और 6 क्षेत्रीय परिषद है। क्यों? क्योंकि संघवाद अच्छा से बने रहे। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी एक लाइन इसको समराइज कर लेते हैं। सहकारी संघवाद भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूती एवं गतिशीलता प्रदान करता है। ये लिख लीजिए, 6 है, इस पे दे देता कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 6 प्रदान करता है। इसने भारत की संघीय व्यवस्था को जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में वर्णित प्रावधान एवं अनेक गैर संवैधानिक प्रावधानों ने वह धरातल निर्मित किया है जिसके आधार पर भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना हो सकी है और ये प्रावधान या कारक निम्नलिखित है। और यहाँ के बाद से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संवैधानिक कारक कौन कौन है और एक एक करके अनुच्छेद 252 को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 258 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 252 में क्या दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को सहमति संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाया है। मतलब कि अगर 2 राज्य अगर किसी भी चीज़ में सहमति देते हैं तो आपको मिलेगा संसद द्वारा राज्य सूची में भी विषय पर विधि बना सकता है। वैसे चलेंगे अनुच्छेद 258 में। तो 258 में क्या है, ये केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्र को कोई विषय सौंप सकता है। अगर केंद्र चाहेगा तो राज्यों को अपने क्षेत्र का कोई विषय सौंप सकता है। यानी कि पहले क्या किए थे, पहला में क्या है, राज्य पर कौन बना सकता है, केंद्र। फिर केंद्र दूसरा में क्या बोले हैं, केंद्र अपने विषय को राज्य को सौंप सकता है। कितना अच्छा शब्द है, दोनों को मिलजुल के काम चल रहा है। तीसरा अनुच्छेद बताए थे आपको, अनुच्छेद 258A। उसमें क्या है, राज्य जो है सो कि
राज्य केंद्र को अपने क्षेत्र को कोई विषय सौंप सकता है। देखिए 58 में क्या बोलता है, केंद्र राज्य को सौंपेगा, और 58A में क्या करता है, केंद्र जो है सो राज्य को सौंप सकता है। दोनों में यही है। फिर 262 में देखेंगे, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उसका समाधान कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा, और संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो बस यही सब क्या है, संसद जब समाधान करेगा उसमें बोलेगा न्यायालय, न्यायालय क्या करता है, न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोक सकता है। ऐसे अनुच्छेद 263 था, अंतर्राज्यीय परिषद बनाना था, राज्यों के मध्य सहयोग सामंजस्य पैदा करने के लिए। तो चलेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे करते करते हम अगले वीडियो में आएंगे, एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते निकल जाएंगे, आपको बताते चल जाएंगे। फिर हम इसमें एक दो क्लास और लगेंगे, एक क्लास और लगेंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। बाकी ओवरव्यू हम करवा दिए हैं, बाकी इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और हम देख रहे हैं कि वीडियो तो देख रहे हैं बहुत लोग, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। और जितना जल्दी सब्सक्राइबर मेरा 500 जल्दी हो जाए, 500 पुट जाएगा चाहे 1000 पुट जाएगा, हम ऑप्शनल लेके आ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ऑप्शन कितना जल्दी हम लेके आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग, और हाँ, आप लोग इस नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एकाएक आइएगा यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो आपको सब अलग अलग लगेगा। ये प्योर पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो थोड़ा सा टेक्निकल शब्द भी इसमें ज़्यादा है। टेक्निकल मतलब क्या है कि ये शब्द आपको पहले भी जानकारी होना चाहिए। एकाएक क्लास करिएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन इससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, तो ये और आपको आसान लगेगा। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में भी आप देखिएगा, क्लास के साथ साथ कुछ रेफरेंस एडवांस बुक हो गया, एनसीईआरटी बुक हो गया, पढ़ना पड़ता है खुद बच्चे को, लेकिन बाकी हम इस पर भी एनसीईआरटी क्लास लेके आएंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 2 कारक है जो संवैधानिक कारक क्या क्या है हम देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।